गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। सो आज है 20 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे उन सभी करंट अफेयर्स की जो कि आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उनको हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में लेंगे हम क्वेश्चन ऑफ द डे। साथ में हम स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। आज हम यहाँ पे बात करेंगे यूपी जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे जो कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का सेशन। अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियोज आए उन सभी की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत, और इसी के साथ हम अपना जो है सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन। तो रिवीजन जो होगा ये आप लोगों का कल से रिलेटेड होगा, यानी कि जो मैंने कल पढ़ाया था उसका जो है यहाँ पर हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो हरियाणा में शुरू हुआ है, और हरियाणा के फरीदाबाद में जो है स्टार्ट किया गया है क्या, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय ये बोल सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिसंबर महीने के लिए वर्ष 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस महिला खिलाड़ी को दिया है? तो दो दीप्ति शर्मा आपको नाम याद रखना है, जिन्हें आईसीसी के द्वारा दिसंबर महीने का बेसिकली प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट, विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आर प्रज्ञा आनंद। क्या नाम है? आर प्रज्ञा आनंद, जो कि विश्वनाथ आनंद को बेसिकली जो कि शतरंज के मास्टर कहे जाते हैं, उनको पीछे छोड़कर नंबर 1 जो है बोल सकते हैं ये प्लेयर बने हैं आर प्रज्ञा आनंद। इसी के साथ नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है युगांडा में। ठीक है, तो युगांडा में बेसिकली जो है 19वें शिखर सम्मेलन होगा। कहाँ पर? किसका? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का। इसी के साथ ईरान ने पाकिस्तान के किस आतंकी संगठन के ठिकानों पर जनवरी 2024 में बम बरसाए हैं? तो जैश अल अदल। क्या है? जैश अल अदल, जो कि ईरान के द्वारा अभी पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो सरयू नदी पर जो है आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है, और ये भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव है। सो यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन और आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 20 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, हाल ही में 19 जनवरी को देश भर में किस वीर योद्धा की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो आपको याद रखना है महाराणा प्रताप की। ठीक है, तो जिनकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक राजपूत हैं और इनकी बेसिकली जो है 19 जनवरी के दिन को ही पूरे देश भर में योद्धा है जिनकी जो है पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो महाराणा प्रताप सिंह यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्यों। तो 19 जनवरी को जो है देश भर में वीर योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई। महाराणा प्रताप के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक हिंदू राजपूत राजा थे जो कि राजपूतों के सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम बात करें तो महाराणा प्रताप जी का जो कि 9 मई को जो है 1940 में जो है इनका जन्म होता है। इसी के साथ महाराणा प्रताप की जयंती की बात करें जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2023 में इनकी जो है जयंती कब मनाई गई? 22 मई को मनाई गई। वहीं अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाने वाले महाराणा प्रताप को राजस्थान के कई परिवारों के द्वारा जो है पूजा जाता है आज भी। इसी के साथ महाराणा प्रताप जो है अपने 25 भाइयों में सबसे बड़े थे। इनकी बात करें तो इनके पिता की मृत्यु के बाद जो है ये मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते हैं। अगर हम बात करें 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और जनवरी की बात करें जब 1597 में एक दुर्घटना से जो है गंभीर रूप से ये घायल होते हैं, जिसकी वजह से ये 19 जनवरी को 1597 में जो है इनका निधन हो जाता है। लेकिन कुछ श्रोता
स्रोत ऐसे भी हैं जिनसे ये पता चलता है कि इनका जो निधन है वो कब हुआ था, ये याद रखने वाली बात है। कोई बोलता है कि 29 जनवरी को बेसिकली जो है इनकी मतलब बोल सकते हैं इनका निधन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता है ये चीज कि मतलब 19 जनवरी है या फिर 29 है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है अभी बेसिकली जो है 19 जनवरी ही जहां तक है सही माना जाता है। सो यहाँ हमने किया है बैकग्राउंड फॉर्मेशन को कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दिवस जो है आपका कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 19 जनवरी को, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनडीआरएफ कहते हैं, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। तो ये इसको जो है बेसिकली इंग्लिश में बोला जाता है फुल फॉर्म में, और हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो अभी हाल ही में 19 जनवरी को ही हमने क्या मनाया है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसी में इस दिवस को जो है मनाने का बेसिकली काम क्या है, तो इसका उद्देश्य है जितने भी कर्मी लोग हैं यानी जो भी कर्मचारी लोग हैं उनकी सेवाओं के प्रति जो है कृतज्ञता को दर्शाने का काम करता है। इस दिन जो है आपदा प्रबंधन के समय की बात करें तो एनडीआरएफ के जो कर्मी होते हैं उनके द्वारा दिखाई गई निस्वार्थ सेवा को ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है इस दिन को मनाया जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, जो कि भारत के लिए बेसिकली क्या है, ये एक आपदा प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है जिसको जो है इसका गठन किया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। इसका बेसिकली आपको धारा भी याद रखनी है, तो धारा 44 के तहत जो है ये मतलब कि इसके अंतर्गत आता है। यह जो आपदा है अगर हम बात करें क्या काम करता है, तो नीतियां बनाना, योजना बनाना, इसी के साथ दिशा निर्देशों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। ये आपदा के वक्त जो है वक्त क्या करता है, सभी प्रभावी प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करता है। इसमें बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है प्राधिकरण की अध्यक्षता भी इन्हीं के द्वारा की जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आपदा की रोकथाम, तैयारी और समन की संस्कृति को बढ़ाने का काम है। एनडीआरएफ की बात करें तो 12 बटालियन है उनके विशिष्ट बहुकुशल कर्मी शामिल हैं। अगर हम बात करें तो जो कि 16 क्या है इसमें बटालियन है जो कि विभिन्न विभिन्न स्थानों पर हैं। जैसे हम आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श वाक्य में आपको याद रखना है क्या है, तो आपदा सेवा सदा सर्वत्र। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ यह है कि सभी परिस्थितियों में निरंतर आपदा प्रतिक्रिया सेवा ही है। इसी के साथ इसमें अगर हम बात करें कि ये जो इसमें कौन कौन से जो है शामिल हैं, तो ये याद रखिएगा, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल, इसी के साथ है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा बल और सशस्त्र सीमा बल, और इसी के साथ इसमें हम बात करें तो असम राइफल की बटालियन भी शामिल है। अगर हम बात करें इसमें कि इस जो प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय आता है, तो नोडल मंत्रालय बेसिकली गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें 16 बटालियन की बात की गई, तो असम है, पश्चिम बंगाल में है आपका, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में स्थित है इसके 16 बटालियन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और आने वाले टाइम पे भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन देखिए कैसे आ सकता है आपके एग्जाम में। देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपके पास क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर आपको जो है ऑप्शन पता है तो जल्दी से वीडियो को पोस्ट करिए और कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, गृह मंत्रालय है, इसके साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी है, या फिर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन है, या फिर डी ऑप्शन है बी और सी, या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, तो याद रखिएगा गृह मंत्रालय के अधीन जो है काम करता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हाल ही में अभी श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा बेसिकली जो है अभी श्री जगन्नाथ हेरिटेज परियोजना को जो है अभी इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर इन्हें, और ये देखिए यहाँ पर ये पूजा अर्चना कर रहे हैं कुछ ऐसे। अब देखिए बात करते हैं बैकग्राउंड फॉर्मेशन की। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो कि नवीन पटनायक है
हैं इनके द्वारा 17 जनवरी 2024 को पुरी में, उड़ीसा के कहां पर, पुरी में जो है 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास विशाल परिधाय विकास परियोजना में श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का जो है अनावरण किया गया है। इस परियोजना में सार्वजनिक अनावरण जिसमें श्री मार्ग, श्री सेतु और जगन्नाथ वल्लभ पार्किंग सेंटर भी शामिल किया जाएगा, जो कि जल्द ही आने वाले समय में आप लोग इसे देख पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर की विशेषता के बारे में। क्या है इसकी विशेषता? तो ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है आपका 12वीं शताब्दी के समय पूर्वी गंगा राजवंश के द्वारा, किसके द्वारा? पूर्वी गंग राजवंश के द्वारा जो है राजा अंतरवर्मन चोडगंग देव के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा कि किसके द्वारा जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो याद रखिएगा, आपको जो है राजवंश याद रखना है, पूर्वी गंग राजवंश है। और राजा कौन थे? तो इनका नाम है अनंत वर्मन। क्या नाम है? अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि भगवान जो कि पुरी में जो है भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति है, और यहाँ पर जो है मृत्यु के देवता यानी यम की जो है शक्ति समाप्त हो जाती है पुरी वाले एरिया में। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है। इस मंदिर को सफेद पगोड़ा कहा जाता है। ये जो है 4 धाम यात्राओं में शामिल है। कौन कौन से हैं 4 धाम यात्रा? तो अगर हम उनका जिक्र कर ले यहाँ पे, तो कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, बद्रीनाथ है, द्वारका है, पुरी है और रामेश्वरम का हिस्सा है। तो जो कि 4 हमारे तीर्थ यात्रा, जो कि 4 धाम है हमारा, जो कि तीर्थ यात्रा के लिए है। तो इसे भी याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? जल्दी से एक बार रिवाइज कीजिए, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जिसे सफेद पगोड़ा भी कहा जाता है। इस मंदिर के 4 यानी कि पूर्व में सिंह द्वार है, दक्षिण में जो है अश्व द्वार है, पश्चिम की बात करें तो इसको भी याद रखिएगा कौन सा द्वार है, तो आपको याद रखना है व्यघ्रा द्वार है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उत्तर की बात करें तो उत्तर में है आपका हस्ती द्वार है, जो कि मुख्य द्वार है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, जगन्नाथ मंदिर का मुख्य द्वार का नाम क्या है? तो हस्ती द्वार है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ प्रत्येक प्रवेश जो है द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ स्थित है, जो मूल रूप से जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थापित है। ये भी आपको पॉइंट इसके सामने जो है अपने माइंड में जो है याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा के अन्य महत्वपूर्ण स्मारक की बात कर ले, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में बोल सकते हैं कि शामिल है। इसी के साथ तारणी मंदिर भी शामिल है। लिंगराज मंदिर भी आपका यही है उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहां पर है? आपका उड़ीसा में ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप जो है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने जो है राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 को जारी किया है। इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता राज्य कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें से कौन है? तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी तमिलनाडु जो राज्य है वो अभी हाल ही में राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग को जो है अभी जारी किया गया है 2022 के। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन बना है? आपका तमिलनाडु बना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड फॉर्मेशन की, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से जो है राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी की गई है। इसमें कौन कौन से जो है शामिल है? तो गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है, जो कि राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने का अवार्ड दिया गया है। 16 जनवरी 2024 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, जिनका नाम क्या है? पीयूष गोयल है, इनके द्वारा जो है राज्यों को ये अवार्ड दिए गए हैं। इसमें आपका कौन कौन सा अवार्ड है? तो ये याद रखिएगा, जो कि शीर्ष प्रदर्शन का अवार्ड की बात करें तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? आपके पंजाब है, राजस्थान, तेलंगाना
उड़ीसा और महाराष्ट्र है। जबकि अगर हम बात करें जो कि इसमें स्टार्टअप की ओर से जो है लीडर श्रेणी का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये याद रखना है आपको। इसमें कौन है? उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, असम व आंध्र प्रदेश, जो कि स्टार्टअप की लीडर श्रेणी का अवार्ड इनके द्वारा जीता गया है। इस अवसर पर जो है पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को वर्ष 2047 तक जो है विकसित बनाने के लिए स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी में जो है आपको भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस अभ्यास में कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है। करीब इसमें 1800 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को पेटेंट प्रदान किया गया है। ऐसी मान्यता है कि प्राप्त स्टार्टअप की संख्या जो है 1.17 लाख से अधिक हो गई है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत की बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 श्रेणियों में जो है इसे में बेसिकली 5 श्रेणियां हैं, इसमें स्थान दिए गए हैं। कौन कौन से हैं तो ये भी एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले की बात करें जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आपका कौन है? गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है। अगर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बोले तो याद रखिएगा पंजाब है आपका, राजस्थान, तेलंगाना और उड़ीसा और कौन है? महाराष्ट्र है। इसी के साथ नेतृत्व करने वाला राज्य कौन है आपका? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम व आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी नेतृत्व करने वाला राज्य की बात करें तो कौन है? तो ये याद रखिएगा बिहार और हरियाणा है। उभरते हुए स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने वाले राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर है। उभरते हुए उद्योगिकों को बढ़ावा देने और स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए नई पहल की शुरुआत की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए जो है फ्रेम किया है। ये क्वेश्चन क्या है? तो स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में नेतृत्व करने वाले राज्यों का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो वीडियो को क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर को आप लोग बताएंगे। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश जो है इसमें स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में जो है नेतृत्व करने वाले राज्यों का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में हम आज कवर करने वाले हैं यूपी जीके। ठीक है, तो यूपी जीके से कुछ क्वेश्चन है उनको हम लोग जो है यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यतः चमड़ा का व्यापार कहाँ होता है तो कानपुर में होता है। कहाँ पर होता है? कानपुर में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राज्य जो कि सबसे बड़ा जिला है वो आपको बताना है। तो याद रखिए लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। वहीं मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य समेत जो है संपूर्ण भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 145 वर्षों तक जो है मौर्य वंश के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहित जो है संपूर्ण भारत पर बोल सकते हैं कि शासन किया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वहीं तराई क्षेत्र का विस्तार उत्तर पश्चिम में सहारण से लेकर पूर्व में किस जनपद तक है? तो देवरिया तक है। कहां तक है? देवरिया तक है। वहीं नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? तो 29 दिसंबर 1998 को बेसिकली जो है उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति को घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय पार्क स्थापित है? तो याद रखिएगा एक है, वो भी कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध संचित क्षेत्रफल कितना है? तो जो कि संचिति बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कितना है? ये यहाँ पर 128.28 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में किस राज्य पर जो है सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है? तो आपका आगरा में है। वो भी क्या है? तो याद रखिएगा पक्षी विहार है जिसका नाम है सूर सरोवर पक्षी विहार जो कि आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ की स्थापना कब हुई? तो 1921 में जो है इसे स्थापित किया जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। उत्तर प्रदेश राज्य में भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम कब लागू होता है? तो 1975 में जो है लागू किया जाता है। वहीं अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो सितार का जो है इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो आई होप जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे अच्छे समझ में आए होंगे और आप लोगों को रिवीजन भी हुआ होगा।
नेक्स्ट क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर बताने की बारी है। तो अभी हाल ही में विदेश मंत्री जो कि एस जयशंकर जी हैं, इनके द्वारा जो है भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की बात की। कौन सी भाषा है वो, तो पुर्तगाली भाषा है, ठीक है। तो पर्शियन लैंग्वेज है जिसे जो है अभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की बात की गई है। तो अब यहाँ पे जो शास्त्रीय भाषाएं है ना, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। जो कब कब जो है उसे शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिसंबर महीने के लिए वर्ष 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ किस महिला खिलाड़ी को दिया है। ऑप्शन आप सभी के सामने, करेक्ट ऑप्शन जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी लाइफ और पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और छोटा सा काम करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फीडबैक भी जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।